आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि पाश्चात्य राजनीतिक विचार विचार का इतिहास प्लेटो से प्रारंभ होता है। प्लेटो ही वो प्रथम व्यक्ति था जिसने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में व्यवस्थित और क्रमबद्ध चिंतन की शुरुआत की। प्लेटो ने लगभग उस समय राजनीति शास्त्र के सभी मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए, परंतु उनके पूरे चिंतन का केंद्र बिंदु उनके द्वारा राज्य में न्याय की स्थापना थी। न्याय की स्थापना के माध्यम से वो एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है। इस आदर्श राज्य में तत्कालीन राज्यों की जितनी बुराइयां थी, जितनी कमियां थी, उस सारी कमियों को निकाल करके वो एक आदर्श दोष रहित राज्य का निर्माण कर सके। इसलिए उनके पूरे चिंतन में न्याय के सिद्धांत का बड़ा महत्व है। प्लेटो ने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति का नाम द रिपब्लिक है, जिसमें उन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत को स्थापित किया। रिपब्लिक में उन्होंने न्याय की विस्तृत व्याख्या की और इसीलिए रिपब्लिक का जो सब टाइटल है कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित, इस सब टाइटल से उसे जाना जाता है। तो उन्होंने न्याय के सिद्धांत को अपने प्रमुख पुस्तक द रिपब्लिक के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को स्थापित करने से पूर्व तत्कालीन परिस्थितियों में जो प्रचलित न्याय के अवधारणाएं या मान्यताएं थी या विश्वास था, सबसे पहले उन्होंने उसका खंडन किया और खंडन के पश्चात उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया। तो उस समय बहुत सारे न्याय की अवधारणाएं, न्याय की परिभाषाएं प्रचलित थी, जिसमें तीन प्रवृत्ति या तीन ट्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण थे। उसकी हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला जो न्याय का सिद्धांत था उसे हम कहते हैं परंपरागत न्याय का सिद्धांत। यह सिद्धांत मुख्य रूप से सेफालस और उसके पुत्र पॉलीमार्कस के द्वारा स्थापित किया गया था। सेफालस की मान्यता थी कि सत्य बोलना और जिसका ऋण है उसे उसके ऋण को चुका देना ही न्याय है, जबकि उसके पुत्र पॉलीमार्कस का कहना था कि न्याय मित्रों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार एवं शत्रुओं के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार में निहित है। प्लेटो इन दोनों ही परिभाषाओं से सहमत नहीं था। उन्होंने तार्किक आधार पर इन दोनों का खंडन किया। उन्होंने कहा सत्य बोलना निश्चित रूप से एक सद्गुण है, परंतु सत्य बोलने के कारण हम अपने देश के रहस्य को किसी शत्रु के सामने प्रकट नहीं कर सकते। उसी तरह से ऋण चुकाना न्याय नहीं है। न्याय के शाश्वत अवधारणा नहीं हो सकती, क्योंकि एक स्वस्थ मानसिक अवस्था वाले व्यक्ति से हमने ऋण लिया और यदि उसकी मानसिक अवस्था बिगड़ गई तो निश्चित रूप से उसे वो लौटाना उसके लिए हितकर नहीं होगा। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश की कि किसी मित्र से जो अच्छी स्थिति में है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, उससे उन्होंने कोई शस्त्र उधार लिए और जब उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई तो वह शस्त्र उसे लौटाना उसके हित में नहीं होगा, इसलिए इसे न्याय नहीं कहा। पॉलीमार्कस के सिद्धांत का उन्होंने खंडन इस आधार पर किया कि मित्र और शत्रु स्थायी नहीं होते।
मित्र और शत्रु की पहचान भी जो है पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। कई मित्र के रूप में शत्रु आपके सामने होते हैं। जो आपको आज शत्रु दिखाई देता है वो आपके मित्र हो सकते हैं। इसलिए इस संदर्भ में भी ये मान करके कि मित्र के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, शत्रु के साथ बुरा व्यवहार किया जाए, न्याय को स्थापित नहीं करता। तो इस तर्क के आधार पर प्लेटो ने परंपरागत सिद्धांत का खंडन किया। दूसरा सिद्धांत क्रांतिकारी सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक थ्रैसिमैकस है। थ्रैसिमैकस का मानना है था कि शक्ति सत्य है और शक्तिशाली शासक वर्ग शक्ति का प्रयोग अपने हितों की रक्षा के लिए करता है, हितों के संवर्धन के लिए करता है, हितों की सिद्धि के लिए करता है, और यही न्याय है। प्लेटो ने इसका सीधा खंडन किया कि न्याय एक सर्वव्यापी अवधारणा है। वो न्याय जो केवल एक वर्ग के लिए न्याय हो, दूसरों के लिए अन्याय हो, न्याय नहीं हो सकता। इस तर्क के आधार पर वह इसका खंडन करता है। तीसरी धारा जो न्याय के सिद्धांत की प्रचलित थी उसको कहते हैं कार्य कारण या व्यवहारवादी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक ग्लॉकन ने इसका प्रतिपादन ग्लॉकन ने किया, जिसके अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है तथा उसका आधार सार्वभौमिक नियम न होकर निरंतर बदलती हुई परंपराएं हैं, और इस तरह से न्याय भय का शिशु है। प्लेटो ने इस सिद्धांत का भी खंडन किया, कहा कि न्याय बाहर से थोपी हुई वस्तु नहीं हो सकती, और न ही न्याय की अवधारणा निरंतर न्याय संबंधी अवधारणा का आधार बदलती हुई परंपराएं या बदलते हुए परिस्थितियां हो सकती हैं। न्याय एक आंतरिक, आत्मिक, नैसर्गिक एवं सर्वव्यापी अवधारणा है, जिसमें निरंतर परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होती। इस प्रकार प्लेटो ने तीनों ही मान्यताओं का, जो प्रचलित मान्यताएं थी न्याय के संबंध में, उसका पहले खंडन किया और उसके पश्चात वो अपने न्याय के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। अब हम आते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या था। प्लेटो जैसा कि हमने अभी कहा, प्लेटो मान करके चलता है कि न्याय एक आंतरिक, आत्मिक अवस्था है, अंतःकरण की वस्तु है। न्याय एक नैतिक मूल्यों पर आधारित है। इसका कॉन्सेप्ट, इसकी अवधारणा वैधानिक नहीं है। न्याय नैतिक है, न्याय नैसर्गिक और सर्वव्यापी मूल्यों पर आधारित है, और इस प्रकार न्याय एक अस्थायी वस्तु है। न्याय का विश्लेषण करते हुए प्लेटो आगे कहते हैं कि न्याय के दो रूप हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक या राष्ट्रीय। व्यक्तिगत न्याय के संदर्भ में वो मनुष्य के आत्मा के त्रिसद्गुण सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। वो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, 3 प्रकार के तत्व हैं, और इन 3 प्रकार के तत्वों के आधार पर मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं। पहला है विवेक, दूसरा है
शौर्य और तीसरा है तृष्णा। व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति से ये आशा की जाती है कि वह इस बात की पहचान करे कि प्रकृति ने उसमें किस गुण की प्रधानता डाली, किस गुण की प्रधानता को निहित किया है, और उसकी पहचान करने के बाद उसके अनुरूप ही आचरण करे। व्यक्तिगत स्तर पर प्लेटो के द्वारा यही सिद्धांत है कि अपने गुणों के आधार पर अपने कर्तव्यों का निर्धारण कर कर्तव्यों का संपादन करें। दूसरा रूप जो है वह है सामाजिक या राजनीतिक। जैसा कि जानते हैं कि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक था, इसलिए समाज और राजनीतिक व्यवस्था में भेद नहीं था। तो सामाजिक स्तर पर न्याय की अवधारणा व्यक्ति के त्रिसद्गुण सिद्धांत का ही विराट रूप है। कहता है कि समाज में 3 प्रकार के वर्ग होते हैं। जिनमें विवेक की प्रधानता होती है वह शासक वर्ग होता है, जिसमें शौर्य की प्रधानता होती है वह रक्षक वर्ग होता है, और जिसमें तृष्णा की प्रधानता होती है वो उत्पादक वर्ग की भूमिका का निर्वहन करता है। तो इस प्रकार से इन 3 व्यक्तिगत गुणों के आधार पर समाज में 3 वर्ग बनते हैं, और तीनों वर्ग में गुणों की प्रधानता के आधार पर उनके 3 भिन्न प्रकार के कर्तव्य हैं जिसका उसे पालन करना चाहिए। यदि सामाजिक स्तर पर प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति अपने वर्ग के दिए गए कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं तो समाज में न्याय की स्थापना होती है। प्लेटो का सीधा सा सिद्धांत है कि हर एक व्यक्ति अपने गुणों की प्रधानता के आधार पर अपने कर्तव्य का निर्धारण करे और उसका संपादन करे तो समाज में न्याय की स्थापना होती है। प्लेटो के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम उसके न्याय सिद्धांत के निम्नलिखित कुछ विशेषताओं को प्रकट कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं। पहला, कर्तव्य परायणता। प्लेटो का न्याय कुछ भी नहीं है, केवल व्यक्तियों को कर्तव्य पालन की शिक्षा देता है। और ये कर्तव्य कहाँ से आएंगे? कर्तव्य आएंगे आपके अंतर्निहित गुणों के आधार पर। और गुण कहाँ से आएंगे? वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त गुणों के आधार पर कर्तव्य का निर्वहन पहली विशेषता है। दूसरा है कार्य विशिष्टता। प्लेटो ये मान करके चलता है कि समाज में जितनी भी गड़बड़ियां हैं, समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, वो इस कारण से है कि जिसको जिस कार्य के लिए चुना गया है वो कार्य नहीं कर रहा। इसीलिए कहता है कि कार्य विशिष्टता, यदि जिस कार्य के लिए आपको चुना गया है उसको अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में आप विशिष्ट कार्य करेंगे, विशेष योगदान देंगे। इसलिए कार्य विशिष्टता इनका दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जा सकती। तीसरा है अहस्तक्षेपवाद। अपने कर्तव्यों का पालन करें परंतु दूसरे के कर्तव्यों में, दूसरे के कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। यदि हस्तक्षेप करते हैं इसका मतलब है कि आप समाज का हित कर रहे हैं, व्यक्ति का हित कर रहे हैं। चौथी विशेषता है सामाजिक एकता। प्लेटो विभाजन के साथ समाज में एक एकता स्थापित करना चाहता था, समाज को एक सूत्र में पिरोना चाहता था। उनकी मान्यता थी कि समाज में विभिन्न प्रकार की ड्यूटीज हैं, विभिन्न प्रकार के कर्तव्य हैं, और यदि सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करेंगे तो समाज
सशक्त होगा, समाज मजबूत होगा, क्योंकि जिस चीज़ में आपकी प्रवीणता है, जिस चीज़ में आपकी विशेष योग्यता है, उसे आपको बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। और जब सभी लोग अपना काम अलग अलग करेंगे तो निश्चित रूप से एक प्रकार की सावयव एकता जो है वो स्थापित होगी, ऑर्गेनिक यूनिटी जो है वो स्थापित होगी। यहाँ पर ऑर्गेनिक यूनिटी की बात है, सावयव एकता की बात है। विभिन्न जो व्यक्ति हैं वो समाज के अंग हैं, और यदि सभी अंग ठीक प्रकार से करेंगे तो समाज भी ठीक प्रकार से या एकीकृत और सुदृढ़ रूप से जो है। और अंतिम और पांचवी विशेषता है लैंगिक समानता। प्लेटो इतिहास का प्रथम विचारक जिसने लैंगिक समानता पर इतना बल दिया। उनकी ये मान्यता थी कि स्त्री और पुरुष दोनों में समान योग्यता है, चाहे वो शासक वर्ग की महिलाएं हो या रक्षक वर्ग की महिलाएं हो या उत्पादन वर्ग की महिलाएं। जो महिलाएं जिस क्षेत्र की योग्यता रखती हैं उसको पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जो है काम करने का अधिकार होना चाहिए, तभी जाकर के समाज मजबूत बनेगा, ताकतवर बनेगा और समाज का समुचित विकास हो सकेगा। तो ये जो है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक चिंतन में कोई भी विचार संपूर्ण नहीं होता, इसलिए प्लेटो का यह विचार भी संपूर्ण नहीं था और इसकी भी कई प्रकार से आलोचनाएं की गई। आलोचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती, प्रत्येक विचार के साथ आलोचनाएं जुड़ी। तो प्लेटो के इस विचार की भी आलोचना की गई। पहली आलोचना कि प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत माना। यदि इसे नैतिक सिद्धांत मान लिया जाए और इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है तो केवल व्यक्तिगत कर्तव्यों या व्यक्तिगत जागरूकता के आधार पर कर्तव्यों का निर्वहन बनकर रह जाए, जबकि आधुनिक काल में न्याय का आधार वैधानिक होता है। आवश्यकता पड़ने पर जिसके प्रति अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए कानून और उसके पीछे राज्य की ताकत का होना अति आवश्यक होता है। परंतु प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के पीछे कोई वैधानिक आधार नहीं। दूसरी आलोचना की जाती है कि प्लेटो के न्याय में केवल कर्तव्य की बात की जाती है, अधिकारों की घोर उपेक्षा की जाती है। तीसरी आलोचना के आधुनिक काल में यह सिद्धांत अव्यवहारिक है, इसको लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि शासक वर्ग या रक्षक वर्ग या जो भी वर्ग है, उत्पादक वर्ग इतना विशाल है कि इनका विभाजन और इसके कर्तव्य परायणता को सुनिश्चित करना जो है बहुत ही मुश्किल कार्य है। अगली आलोचना की जाती है, जो सबसे गंभीर आलोचना है, कि प्लेटो न्याय के सिद्धांत के माध्यम से शासन का अधिकार केवल एक वर्ग को सौंपता है और उस वर्ग पर भी किसी प्रकार के वैधानिक या संस्थागत अंकुश आरोपित नहीं करता। निरंकुश शक्तियां शासक वर्ग को प्रदान करता है, जो आज के प्रजातांत्रिक, व्यक्तिवादी एवं स्वतंत्रता के विचार के विपरीत दिखाई देता है। एक और आलोचना प्लेटो की जाती है कि ये
समाज को 3 वर्गों में विभाजित करने का आधार तो प्रदान करता है कि किस आधार पर समाज में विभाजन किया जाएगा, गुणों के आधार पर किया जाएगा, लेकिन गुणों की पहचान का कोई आधार प्रस्तुत नहीं करता, ना ही कोई और मैकेनिज्म है प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा जो है लोगों में गुणों की पहचान हो सके। और एक और आलोचना, अंतिम आलोचना, कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास, समुचित विकास के मार्ग में यह बात है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत मनुष्य को केवल एक ही पक्ष को विकसित करने की अनुमति प्रदान करता है। यदि वह अपने दूसरे पक्ष को समानांतर रूप से विकसित करना चाहे तो ये संभव। इस तरह बहुत सारी आलोचनाएं हैं, परंतु सभी आलोचनाओं के बावजूद प्लेटो का न्याय सिद्धांत का महत्व है कि वह इस बात की ओर इशारा करता है कि समाज में, राजनीतिक व्यवस्था में जो समस्याएं हैं उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण यह है कि व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार अपने कार्य, अपने कर्तव्यों को नहीं चुन रहा, और ये गंभीर